हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 5। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट के लिंक कम्युनिटी में भी मेंशन कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप से। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी की वजह से जो ज़मीन के ऊपर का भाग है यानी कि जो धरातल है उसमें जो स्थल की कृति बनती है यानी कि जिस तरह से ज़मीन की रचना होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। सबसे पहले यहाँ पर ज्वालामुखी की डेफिनेशन दी गई है, ज्वालामुखी की परिभाषा दी गई है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी वो जगह होती है जहाँ से गैस निकलती है, राख निकलती है और तरल चट्टानी पदार्थ निकलते हैं यानी कि चट्टानी पदार्थ जो कि तरल अवस्था में होते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो निकलते हैं और जो लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। तो इसी तरह के स्थान को ज्वालामुखी कहा जाता है यानी कि पृथ्वी के ऊपर का वो हिस्सा जो कि होल होता है, जो कि मुहाने की तरह होता है और इसमें से गैस निकलती है, राख निकलती है, तरल चट्टानी पदार्थ निकलती है, लावा निकलती है और वो पृथ्वी के धरातल पर जमा होती है। आगे लिखा है यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। यहाँ लिखा है कि ये जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे कि गैस है, राख है और तरल चट्टानी पदार्थ है, लावा है, अगर कुछ समय पहले ही ज्वालामुखी बाहर आया हो यानी कि कुछ समय पहले ही अगर ये सारे पदार्थ बाहर निकले हों, ज्वालामुखी से बाहर निकले हों या फिर अभी निकल रहे हों तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का होल है और इसी में से क्या निकलती है? इसी में से गैस निकलती है, राख निकलती है, तरल चट्टानी पदार्थ और लावा निकलती है। अगर इसमें से कुछ समय पहले ही ये सारे पदार्थ निकल रहे हों या फिर अभी भी पदार्थ निकल रहे हों तो वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दुर्बलता मंडल क्या होता है। दुर्बलता मंडल के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपर की जो सरफेस होती है उसे भूपर्पटी कहा जाता है। इसके बाद मेंटल होता है और इसके बाद क्रोड होता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनो का मतलब होता है दुर्बलता यानी कि कमजोरी और दुर्बलता मंडल का जो विस्तार है वो 400 किलोमीटर तक आंका गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ लिखा है ज्वालामुखी जब फटती है तो जो तरल चट्टानी पदार्थ होते हैं वो दुर्बलता मंडल से निकलकर पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल चट्टानी पदार्थ होते हैं, जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होते हैं यह मैग्मा कहलाते हैं। और जब ज्वालामुखी होती है यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है ये मैग्मा कहलाता है यानी कि जो तरल चट्टानी पदार्थ होता है वो दुर्बलता मंडल से निकलकर ज़मीन के ऊपर पहुंचता है। जब तक तरल चट्टानी पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है यह मैग्मा कहलाता है। जब ये भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है और जब यही तरल चट्टानी पदार्थ भूपटल के ऊपर यानी अर्थ के सरफेस पर जब पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। यानी कि अगर कोई ज्वालामुखी फटती है तो जो तरल चट्टानी पदार्थ होते हैं जब ये मेंटल में जब तक रहते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी फटती है और ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आती है और ठंडी होती है तो ये इसे लावा कहा जाता है। जब तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आती है तो इसके साथ लावा के जमे हुए टुकड़े होते हैं। ज्वालामुखी बम होती है यानी कि ज्वालामुखी ब्लास्ट करती है। साथ ही राख, धूलकण और गैस निकलती है जैसे कि नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी शामिल होते हैं। आगे लिखा है ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। यहाँ उद्गार का मतलब हम लोग जान लेते हैं कि उद्गार का मतलब क्या होता है। उद्गार मीन्स क्या होता है? उद्गार मीन्स ऐसा होल होता है या फिर ऐसा मुंह होता है जिसमें से पदार्थ अंदर से बाहर की ओर आती है
और ज्वालामुखी में जो पदार्थ होती है वो ज़मीन के अंदर से धरातल पर आती है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर आती है। यहाँ लिखा है कि जो ज्वालामुखी उद्गार होती है, यानी कि ज्वालामुखी से जो ज़मीन के अंदर के पदार्थ हैं, जब वो पृथ्वी के ऊपर आती है तो उसके नेचर और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर, यानी ज्वालामुखी की वजह से जो धरातल पर आकृति बनती है उसके आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है, उसके आधार पर ज्वालामुखियों को बांटा जाता है। कुछ ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। पहला है शील्ड ज्वालामुखी, दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी, तीसरा है ज्वालामुखी कुंड और चौथा है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शील्ड ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड का मतलब होता है ढाल। यहाँ लिखा है बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। बेसाल्ट का मतलब क्या होता है? बेसाल्ट का मतलब होता है ये एक तरह का गहरे रंग का चट्टान होता है जिसे आग्नेय कहा जाता है, और ये जो चट्टान होती है वो पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडी होती है। यहाँ लिखा है बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, यानी कि ऐसे चट्टान जो अग्नि होते हैं उनके प्रवाह को छोड़कर, उनके बहाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। यानी कि जो शील्ड ज्वालामुखी होती है, ऐसी ज्वालामुखी जो ढाल की तरह लगती है, ये ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हवाई द्वीप किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है और इसमें 8 द्वीपों का समूह है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी जो होते हैं इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। किसके अच्छे उदाहरण है? शील्ड ज्वालामुखी के अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये जो ज्वालामुखी होते हैं, हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी होते हैं वो मुख्यतः बेसाल्ट से बने होते हैं। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट एक गहरे रंग का चट्टान होता है जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, और ये तरल लावा के यानी कि लिक्विड लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, और जब शील्ड ज्वालामुखी से जब लावा निकलती है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता, और यही वजह है कि इन ज्वालामुखियों का जो ढाल होता है वो तेज नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि किसी तरह निकास नालिका से, यानी कि जहाँ से लावा निकलती है, अगर उसके अंदर पानी चला जाए तो ये जो ज्वालामुखी होती है, जो शील्ड ज्वालामुखी होती है, वो विस्फोटक भी हो जाते हैं। अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है, और नहीं तो ये जो शील्ड ज्वालामुखी होते हैं वैसे तो ये कम विस्फोटक होते हैं, इनमें ज़्यादा विस्फोट नहीं होता है, लेकिन अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। यहाँ लिखा है कि इस तरह की जो ज्वालामुखी होती है उसे लावा फव्वारे के रूप में, जो फव्वारा होता है, इस तरह से फव्वारे के रूप में लावा बाहर निकलती है और निकास पर, यानी कि जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पर एक शंकु बनाती है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ज्वालामुखी है ये शील्ड ज्वालामुखी है, और चूँकि ये ढाल की तरह है इसीलिए इसे शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है, और यहाँ पर सिंडर शंकु का निर्माण करती है। सिंडर शंकु के रूप में कैसे विकसित होता है? जब ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर, यानी कि जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पर एक शंकु बनाती है, इस तरह से सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित ज्वालामुखी, यानी कि मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। यहाँ लिखा है कि इन ज्वालामुखियों से, यानी कि मिश्रित ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की कंपैरिजन में अधिक ठंडे यानी ज़्यादा ठंडे और श्यान मीन्स गाढ़ा और चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। यानी कि
गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकलते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं और इस तरह की जो ज्वालामुखी होती है ये बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में जलखंडाश्मी पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है और जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है इससे लावा के साथ भारी मात्रा में जो ज़मीन के अंदर जो भी ज्वाला के रूप में मलबे होते हैं इसके साथ साथ राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और जो भी पदार्थ निकलते हैं ये पदार्थ निकास नली के आसपास यानी कि जहाँ से ये पदार्थ निकलते हैं उसके आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, यानी एक परत से दूसरी परत के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। और इस तरह के जो पदार्थ परतों में जमा हो जाते हैं इनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी कुंड के बारे में। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। जो ज्वालामुखी कुंड होते हैं वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा विस्फोट करते हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। यहाँ लिखा है कि ये इतने ज़्यादा विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय इसी में खुद में ही वो धंस जाते हैं, यानी कि उनमें इतना ज़्यादा विस्फोट होता है। धंसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। यहाँ लिखा है जब ज्वालामुखी फटती है और उनमें इतना ज़्यादा विस्फोट होता है कि वो खुद में धंस जाते हैं। इस तरह से जो गड्ढे बनते हैं वो गड्ढे कैसे बनते हैं? लावा के गिरने से गड्ढे बनते हैं, इसे ही ज्वालामुखी कुंड कहते हैं, यानी कि इस तरह के गड्ढे को ही ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित है। यहाँ लिखा है कि इनमें जो विस्फोटक रूप होता है ये बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार बहुत ही ज़्यादा हैं और इस तरह के ज्वालामुखी के पास मैग्मा स्थित है। इनके पास निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है और इनके द्वारा जो निर्मित पहाड़ी होती है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है, मिश्रित ज्वालामुखी की तरह लगती है। यहाँ लिखा है कि इनका जो विस्फोटक रूप होता है ये बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार बहुत ही ज़्यादा हैं और इस तरह के ज्वालामुखी के पास मैग्मा बहुत ही पास स्थित है। और इस तरह के जो मैग्मा होती है जब वो पृथ्वी के ऊपर आती है और लावा बनती है तो इनके द्वारा जो निर्मित पहाड़ी होती है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के बारे में। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। यहाँ लिखा है ये जो ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तरल लावा उगलते हैं, लिक्विड फॉर्म में लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। चूँकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं इसलिए वो बहुत दूर तक बह जाते हैं। संसार के कुछ भाग हज़ारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। दुनिया के कुछ भाग हज़ारों किलोमीटर तक घने लावा प्रवाह से, यानी कि जो लावा है वो बहकर बहुत दूर तक चले गए और उसी से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी जब फटती है और उसमें से जब लावा निकलती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो लावा प्रवाह क्रमानुसार होती है। यानी लावा जब बहकर आती है ये ठंडी हो जाती है, फिर लावा बहकर आती है, ये ठंडी हो जाती है, फिर लावा बहकर आती है। इस तरह से लावा बहकर आती है और ठंडी हो जाती है। इस तरह से लावा प्रवाह क्रमानुसार होती है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं और कुछ लावा का जो बहाव होता है वो 50 मीटर से भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। कभी कभी जब ज्वालामुखी फटती है और तरल लावा निकलती है इस तरह से एक अकेला प्रवाह, लावा का अकेला बहाव सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ लिखा है भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर
अभी महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है वृहद बेसाल्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। ऐसा यकीन किया जाता है कि आज के कंपैरिजन में, आज के मुकाबले शुरू में एक अधिक वृहद क्षेत्र यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। किस प्रवाह से ढका था? लावा प्रवाह से ढका था। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। कटक क्या होता है? महासागर के अंदर पर्वत की एक सतत श्रृंखला को कटक कहा जाता है। यहाँ लिखा है इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। जो मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी होती है, इनका उद्गार महासागरों में होता है, यानी महासागर के अंदर होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। यहाँ लिखा है मध्य महासागरीय जो कटक है यानी कि पर्वत की जो एक श्रृंखला है वो 70,000 महासागर के अंदर पर्वत की जो श्रृंखला है वो 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है और इस कटक के यानी कि इस तरह के जो पर्वत की श्रृंखला होती है इसके मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। मीन्स कि गैस निकलती रहती है, राख निकलती रहती है, लावा निकलती रहती है। यहाँ लिखा है कि इसके बारे में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।